नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आगामी मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठकों का दौर। राजनाथ सिंह के निवास पर हुई बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल। विपक्ष आज करेगा मंथन। देश को इस साल मिल जाएगी पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत जल्द बनेगा दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर राष्ट्र। जम्मू कश्मीर में पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 जिलों के 10 स्थानों पर चल रहा है तलाशी अभियान। भारत ने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, एक तरफा प्रतिबंध नहीं मानता भारत। ऊर्जा व्यापार में दोहरे मानदंड नहीं मंजूर। पहलवान अंतिम पंघाल और हर्षिता मोर ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में जीता स्वर्ण पदक। अंतिम ने रूस की नतालिया मलिशेवा तो हर्षिता मोर ने जमीला को दी शिकस्त। आइए सभी समाचारों को विस्तार से जानते हैं। संसद के मानसून सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हुए। इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार ने संसद सत्र से एक दिन पहले कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों से सहयोग की अपील की जाएगी। विपक्ष के नेताओं का भी बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर पुनरीक्षण के मुद्दे सहित कई अन्य मुद्दों को सत्र के दौरान उठा सकता है। सरकार मानसून सत्र में अहम विधायी कामकाज का एजेंडा भी रखने वाली है, जिसमें सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले नए विधेयक भी शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इंडी गठबंधन ने संसद के मानसून सत्र से पहले आज 7 बजे वर्चुअल आधार पर बैठक बुलाई है, जिसमें मानसून सत्र से संबंधित रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने शामिल होने से पहले मना कर दिया था, लेकिन अब उसकी स्थिति ढुलमुल बन गई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए इस बैठक में शामिल होने का मन बना लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप इसी वर्ष तैयार हो जाएगी। हैदराबाद में कल केशव स्मारक शिक्षा समिति के 85वें स्थापना दिवस समारोह में आईटी मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में से एक बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही 6 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दे चुकी है और उनका निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देश में इस वर्ष पहली भारत निर्मित चिप तैयार हो जाएगी। We are going to become one of the most important semiconductor nations in the world. Today, some of the most complex chips are designed here in Hyderabad, in Bengaluru, in Pune, in Gurgaon, in Noida, in Chennai. And now we are starting the manufacturing of semiconductor chips. We have already approved 6 semiconductor plants. Their construction is going on, and we'll have the first made in India chip in this year 2025. कैशकांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकमत हैं। न्यायमूर्ति वर्मा के नई दिल्ली आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। किरेन रिजिजू ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अत्यंत संवेदनशील और गंभीर मामला है। उधर उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने नकदी बरामदगी मामले में 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत 94.68% मतदाता शामिल कर लिए गए हैं, जबकि अभी 6 दिन शेष हैं। जिन फॉर्म को एकत्र नहीं किया जा सका, उनकी सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही है। एसआईआर के आदेश के अनुसार 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक दलों और मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में सुधार के लिए पूरे 1 महीने का समय उपलब्ध है। तो आपको बताएं कि बिहार में 24 जून 2025 तक कुल मतदाता 7,69,69,844 हैं और अब तक प्राप्त गणना फॉर्म 7,11,72,660 जमा हो चुके हैं, जो कुल वोटर का 90.12% है। और अब तक अपलोड किए गए गणना फॉर्म 6,85,34,743 हैं, जो कि कुल मतदाता का करीब 86.79% है। बिहार में 36,86,971 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, जो कि 4.67% है। संभवतः अब तक मृत मतदाता 12,71,414 हैं, जो कि 1.61% है। साथ ही संभवतः स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता अब तक 18,16,306 है, जो कि 2.3% है। और अब तक पहचाने गए 1 से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाता 5,92,273 है, जो कि 0.75% है। और अब तक विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य के बाद 41,10,213 शेष गणना प्रपत्र प्राप्त होने हैं, यानी मात्र 5.2% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए शेष हैं। जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कुल 7,48,59,631 मतदाता शामिल कर लिए गए हैं, जो कि 24 जून 2025 को घोषित किए गए मतदाताओं का 94.68% है। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि ऊर्जा व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ दोहरे मानदंड अपना रहा है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में एक बयान जारी कर यूरोप को इस तरह के प्रतिबंध से बचने की सलाह दी है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित नवीनतम प्रतिबंधों को संज्ञान में लिया है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करता है। भारत एक जिम्मेदार देश है और अपने वैधानिक दायित्वों का पूरी तरह से पालन करता है। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती है। यह हमारे नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ा है। भारत का मानना है कि ऊर्जा व्यापार के मामलों में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। यूरोपीय यूनियन द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए नवीनतम प्रतिबंधों में रूसी क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग में शामिल एक भारतीय रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें रूस के रोसनाफ्ट की हिस्सेदारी है। प्रतिबंधों के तहत इस रिफाइनरी पर आर्थिक प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और व्यापारिक सेवाओं की रोक जैसे उपाय लगाए गए हैं। खबरों में बढ़ते हैं आगे। चीन ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में अपने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय संचार एजेंसी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही है। उन्होंने कहा, चीन आतंकवाद के सभी रूपों का दृढ़ता से विरोध करता है और 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। यह प्रतिक्रिया उस सवाल पर आई जिसमें अमेरिका द्वारा द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF को विदेशी आतंकी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने का जिक्र था। प्रवक्ता ने कहा, चीन क्षेत्रीय देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का आह्वान करता है और उम्मीद करता है कि सभी पक्ष मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। हालांकि SCO के तहत आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन पाकिस्तान ही सदैव उसका उल्लंघन करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर इकाई ने कश्मीर के 4 जिलों में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इसमें पुलवामा में 1, श्रीनगर में 1, बडगाम में 2 और गांदरबल की 6 जगहें शामिल हैं।
और वहीं स्वतंत्रता दिवस के पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और इसी क्रम में शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। किसी भी आपातकालीन स्थितियों और सुरक्षा तैयारियों का आकलन करने के लिए हुई इन ड्रिल्स में एनएसजी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सेना, बीएसएफ और नागरिक एजेंसियां शामिल हुईं। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करते हुए आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इन अभ्यासों का उद्देश्य दिल्ली की सुरक्षा को और सुदृढ़ करना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में आयोजित रैली को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। डीडी न्यूज संवाददाता कुमार आलोक ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस रैली के महत्व और बिहार की वर्तमान राजनीति पर राज्य के शहरी विकास मंत्री जीवेश मिश्रा से खास बातचीत की है। हमारे साथ है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जीवेश मिश्रा जी। जीवेश मिश्रा जी, मैं बिहार की राजनीति के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। चुनाव आने वाले हैं, उसकी आहट शुरू हो गई है, हालांकि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। बिहार में एनडीए की शक्ति को आप किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, डंके की चोट पर एनडीए आने वाले चुनाव में 2025 में 225 सीट जीतेगी। हमारी मुकम्मल तैयारी है। हम सभी घटक दल साथ मिलकर के ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूर्वी चंपारण मोतिहारी के गांधी मैदान में आगमन हुआ और लगभग 7200 करोड़ रुपए की सौगात, जो आम आवाम को छूने वाला सौगात है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज आम आवाम को बिहार के अंदर दिया गया। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 400 से 1100 लगभग 3 गुना कर दिया। साथ ही साथ गरीबों के घर में कभी बिजली की बत्ती गुल ना हो जाए, इसके लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया। ये ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक कदम है। और रोड, रास्ता, बाकी काम की अगर बात करें, बाकी विकास का काम करें, तो हर मोर्चे पर एनडीए सरकार नंबर 1 है और यही हमारी ताकत है। विकास ही हमारा नारा है और उसी के आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। एसआईआर को लेकर के अपोजिशन अब पर हावी है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो कर रही है। धारा, ये जो संविधान का अनुच्छेद 326 है, वो इसकी इजाजत देता है। समय समय पर इसके पूर्व में भी ये पुनर्निरीक्षण का काम हुआ है। 2003-4 में भी हुआ है, फिर 24-25 में हो रहा है। तो इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? क्या अपोजिशन के पार्टी चाहते हैं कि बांग्लादेश और दूसरे देश के लोग आकर के, म्यांमार के लोग आके बिहार के अंदर अपना मतदान करें? बिहार में अपराध को लेकर के विपक्ष आप पर हावी है, जिस तरीके से घटनाएं गोपाल, मैं केवल इतना कह सकता हूं, समय समय पर घटना अगर घटी है उसका अफसोस है। कल ही घटना घटी और कल ही हमारी पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा है। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूंगा, जो भारत सरकार ने नेशनल क्राइम रिपोर्ट का डेटा दिया है, उसके 10 प्रमुख राज्यों में बिहार नहीं है और 10 प्रमुख शहरों में बिहार का कोई शहर नहीं है। बस इतना जान लीजिए। तो ये थे जीवेश मिश्रा। उन्होंने साफ कहा कि अपराध को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर, वो अपनी गिरबान में देखे और फिर कुछ स्टेटमेंट दे अखबारों को, चाहे मीडिया को। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में उड़िया फिल्म श्री जगन्नाथ का नव कलेवर देखी। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर साझा एक पोस्ट में बताया कि धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्म भगवान श्री जगन्नाथ की पवित्र नव कलेवर परंपरा की उत्पत्ति पर आधारित है। इस अवसर पर फिल्म के निर्देशक सौभाग्य लक्ष्मी जैन समेत पूरी टीम मौजूद रही। देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ महाराष्ट्र के सीएम ने इसका मुंबई में उद्घाटन किया। आईआईसीटी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर जैसे 17 विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए एक नेशनल हब बनेगा। मुंबई में आईआईसीटी की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आईआईसीटी कैंपस का उद्घाटन। क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा। भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल आर्ट्स को बढ़ावा। देश में आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर आईआईसीटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी होगा। मुंबई में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईसीटी कैंपस का उद्घाटन किया। यह संस्थान देश में क्रिएटिव और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा।
IICT एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर जैसे 17 विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए एक नेशनल हब बनेगा। मुंबई में IICT की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को सशक्त बनाने और उद्योग के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान ने पहले ही उद्योग की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण के लिए गूगल, मेटा, एडोब जैसी कंपनियों से समझौता कर लिया है। उन्होंने संस्थान को भारत के युवाओं को सशक्त बनाने और रचनात्मक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये कैंपस भारत में सबसे अच्छे कैंपस में से एक होगा। टेक्नोलॉजी आज की क्रिएटिव वर्ल्ड में जिस तरह से एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्रिएटिव इकोनॉमी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं, उन सबको हम नए स्किल्स दें, टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेनिंग दें, नए टूल्स दें और दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है उसको हम अपने यहाँ पर भारत में लेके आए और यहाँ से नए इंक्यूबेशन, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजीज़ भी भारत से बने। कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का सम्मान किया। साथ ही वेव समिट के आयोजन में 150 करोड़ रुपए के सहयोग की घोषणा की। कार्यक्रम में वेव्स पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न पहलुओं पर कई रिपोर्टों और पहलों का औपचारिक अनावरण किया गया, जिसमें इनोवेशन, एडॉप्शन और ग्लोबल एंगेजमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन रिपोर्ट में वेव्स परिणाम रिपोर्ट, सम्मेलन ट्रैक पर रिपोर्ट, वैश्विक मीडिया संवाद, कॉफी टेबल बुक, क्रिएटोस्फीयर रिपोर्ट, वेव एक्स रिपोर्ट, वेव्स बाजार रिपोर्ट शामिल है। ये प्रकाशन भारत के मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र की असाधारण गतिशीलता और विविधता को उजागर करते हैं, जिसमें फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, गेमिंग, इमर्सिव मीडिया, लाइव इवेंट, संगीत और डिजिटल सामग्री शामिल है। इस अवसर पर प्रसार भारती और महाराष्ट्र सरकार के बीच महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच एवं सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार की रिपोर्ट, DD न्यूज। बुलेटिन में खबरें अभी और भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT पर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ती फिल्म डेला बेला बदलेगी कहानी का प्रीमियर किया गया। इस फीचर फिल्म के निर्देशक नीलेश जैन और उनकी टीम की मेहनत को दर्शकों की बेहद सकारात्मक और भावुक प्रतिक्रिया मिल रही है। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में एक भव्य प्रीमियर के दौरान प्रसार भारती ने फीचर फिल्म डेला बेला बदलेगी कहानी को अपने डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT पर लॉन्च किया। इस बेहद खास आयोजन में मीडिया, राजनीति और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की। आयोजन में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल शामिल हुए। इस विशेष प्रीमियर में फिल्म के निर्देशक नीलेश जैन भी मौजूद रहे। हर परिवार में जहाँ की बच्चियाँ हैं, जहाँ लड़कियाँ हैं, उस परिवार की कहानी है। किस प्रकार हमारी जो महिलाएं हैं, किस प्रकार हमारी जो लड़कियाँ हैं, वो कैसे अपने आप को आगे ला रही हैं, कैसे समाज के, देश के हर गतिविधि में वो हिस्सा बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, पढ़ने में कैसे आगे आ रही हैं, व्यापार में कैसे आगे आ रही हैं। तो उनका जो एक सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण का, वो एक संदेश ये फिल्म दे रही है। और इस फिल्म के माध्यम से जो है, इस फिल्म में हर परिवार अपने आप को रिलेट करेगा, हर परिवार को अपना एक अपना तो महसूस होगा। ये हमारा सबका प्रयास है कि एक साफ सुथरा, अच्छा, पारिवारिक
रुचिकर मनोरंजन हम वेब OTT के माध्यम से आम जन तक पहुंचे। डेला बेला सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये अगली पीढ़ी की पहचान, लैंगिक भूमिकाओं और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के प्रति नजरिए को बदलने की दिशा में एक साहसिक कदम है। फिल्म की जो कहानी है बहुत सिंपल कहानी है। कहानी क्या है, अभी जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी देर बाद ये लगने लगेगा कि ये कोई कहानी कही नहीं गई है, और ये बात समस्या के रूप में भी सामने हो सकती है कि ऑडियंस देखना शुरू करता है क्योंकि इसमें कोई कहानी नजर नहीं आ रही है। इसीलिए उसमें मोनोलॉग डाला गया है जो बताता है कि बदलेगी कहानी, ये देश को बदलने की कहानी है। मैं कहता हूँ कि अगर कॉन्टेंट गाँव गली में बनने लगे तो हिंदुस्तान के अंदर जो अनयूज टैलेंट बड़ा है वो अरबों खरबों के रुपए कॉन्टेंट में बदल जाएगा। डेला बेला बदलेगी कहानी का प्रसारण DD नेशनल पर भी किया जाएगा, जिससे ये फिल्म करोड़ों दर्शकों तक पहुंचेगी। दिल्ली से सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी के साथ आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है। सेना के तीनों अंगों के लिए रक्षा साजो सामान के निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत हो रहा है। भारतीय हथियारों की गूंज आकाश से लेकर पृथ्वी तक सुनाई दे रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि रक्षा क्षेत्र में किस तरह भारत तेजी से अपनी मजबूत मौजूदगी प्रदर्शित कर रहा है। देश का रक्षा क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है और वो भी आत्मनिर्भर तरीके से। देश की सुरक्षा में नई कड़ी जुड़ी है निस्तार के रूप में। रक्षा राज्य मंत्री और नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में INS निस्तार विधिवत रूप से नौसेना में शामिल हो गया। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला डाइविंग सपोर्ट पोत INS निस्तार का विशाखापत्तनम में जलावतरण किया गया। ये पोत गहरे समुद्र में बचाव अभियान के लिए डिजाइन किया गया है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और तैयार किया है। ये गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव करने में सक्षम है। अब समुद्र की गहराइयों से निकलकर चलते हैं जमीन पर शेर से मिलने। शेर यानी साहस, शक्ति और गौरव का प्रतीक भारत में निर्मित AK-203 असॉल्ट राइफल। मेक इन इंडिया का नायाब नमूना इस राइफल का उत्पादन इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। 2032 तक शेर सेना में तैनात 6 लाख से ज्यादा इंसॉस राइफल की जगह ले लेगा। अब जमीन से उड़कर चलते हैं आसमान में। गुरुवार को भारत ने अपनी सामरिक क्षमताओं को और अधिक मजबूत करते हुए पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दरअसल गुरुवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण किया गया। शॉर्ट रेंज की ये दोनों मिसाइलें सभी परिचालन और तकनीकी मानकों पर खरी उतरती हैं। इतना ही नहीं, गुरुवार को भारत ने एक और महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि हासिल की। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित 2 तेज गति वाले हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई आकाश प्राइम के जरिए की गई। इस सफलता को भारतीय वायु रक्षा क्षमताओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत की वायु रक्षा क्षमताओं, विशेष रूप से ऊंचाई पर स्थित परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अब बात स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को L&T से भारत में ही निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की असेंबली के लिए पहला सेट मिल गया है। ये भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है और रक्षा विनिर्माण में आत्मरक्षा की और मजबूत कदम है। DD न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस के अनुसार ये मुठभेड़ शुक्रवार दोपहर अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में हुई और इस दौरान घटनास्थल से 6 नक्सलियों के शव, AK-47 राइफल, SLR राइफल, कई अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अभी भी जारी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSO ने नियमित नियामक निगरानी गतिविधि के तहत नकली दवाओं और मानक गुणवत्ता के अनुरूप न होने वाली दवाओं की सूची CDSCO पोर्टल पर प्रकाशित की। जून 2025 के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने
55 दवाओं और राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 130 दवाओं के नमूनों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया। इसके अलावा बिहार से 1, नई दिल्ली से 1 और तेलंगाना से 2 दवा के नमूने नकली पाए गए। नकली दवाओं को परखने की ये कार्रवाई नियमित आधार पर की जाती है ताकि नकली दवाओं को बाजार से हटाया जा सके। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पिछले 5 वर्षों में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 5 वर्षों में सीबीआई 134 भगोड़ों को देश में वापस लाने में कामयाब रही है। ये संख्या 2010 से 2019 के बीच पूरे दशक के दौरान विदेश से देश में लाए गए भगोड़ों की दोगुनी है। सीबीआई के अनुसार इनमें से 23 भगोड़ों को अकेले इसी वर्ष यानी 2025 में वापस लाया गया। इसके लिए सीबीआई ने इंटरपोल के साथ साथ राज्य और केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय बनाया और इसी के परिणाम स्वरूप 2020 से इन 134 भगोड़ों का प्रत्यर्पण करने में सफलता पाई। 2010 से 2019 के बीच के दशक के दौरान ये संख्या केवल 74 थी। ये आंकड़ा भारत के प्रत्यर्पण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उछाल को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने की भारत की दृढ़ता को मजबूत करता है। ये उपलब्धि दर्शाती है कि भारत अब गंभीर अपराधियों को जो न्याय से बचने के लिए विदेशों में छिप जाते हैं, आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। सीबीआई ने विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम किया, जिसमें जटिल कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इन भगोड़ों को भारत वापस लाया गया। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में गंगा के पानी ने घाटों को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अब शवदाह घाट पर नहीं बल्कि छत पर किया जा रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाट की सीढ़ियां और आसपास के क्षेत्र भी जलमग्न हो चुके हैं। इधर उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज और कल बादल घिरे रहेंगे, बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज आंधी, बिजली और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर शुक्रवार को बहुत तेज बारिश हुई। आज भी हालात ऐसे ही रहेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 21 जुलाई को गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई स्थानों पर 23 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। अगले 7 दिन पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कई स्थानों और मैदानी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, पुडुचेरी के माहे, तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा में भी आज भारी बारिश हो सकती है। अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने 22 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। मां भारती के वीर सपूत और 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम ने लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वे ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाले देश के अग्रणी योद्धा थे। उनके साहस और पराक्रम की कहानी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। बांग्लादेशी नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 34 भारतीय मछुआरों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी के लिए भारत सरकार ने तीव्र गति से प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन मछुआरों को इस सप्ताह की शुरुआत में बांग्लादेशी जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में बांग्लादेशी नौसेना ने हिरासत में लिया था। सूत्रों के अनुसार 14 से 15 जुलाई की मध्य रात्रि को मोंगला के पास बांग्लादेशी अधिकारियों ने 34 भारतीय मछुआरों को 2 मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों एफबी झोर और एफबी मंगलचड़ी के साथ कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करके बांग्लादेशी जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। घटना की जानकारी मिलते ही बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग ने राजनयिक माध्यमों से बांग्लादेशी अधिकारियों के समक्ष इस मामले को उठाया और तत्काल काउंसलर पहुंच की मांग की।
पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग से संपर्क कर हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई के लिए राजनयिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। आगामी मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठकों का दौर। राजनाथ सिंह के निवास पर हुई बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री हुए शामिल। विपक्ष भी आज करेगा मंथन। देश को इस साल मिल जाएगी पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत जल्द बनेगा दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर राष्ट्र। जम्मू कश्मीर में पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यूनिट का सर्च ऑपरेशन जारी। 4 जिलों के 10 स्थानों पर चल रहा है तलाशी अभियान। भारत ने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, एक तरफा प्रतिबंध नहीं मानता भारत। ऊर्जा व्यापार में दोहरे मानदंड नहीं मंजूर। पहलवान अंतिम पंघाल और हर्षिता मोर ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में जीता स्वर्ण पदक। अंतिम ने रूस की नतालिया मालशेवा तो हर्षिता मोर ने जामिला को दी शिकस्त। और आपको बताएं कि दिल्ली में सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। इस दौरान कांवड़ियों का स्वागत भी भव्य तरीके से किया जाएगा। पिछले साल दिल्ली में जहां 170 कांवड़ कैंप लगाए गए थे, तो वहीं इस बार कांवड़ कैंप की संख्या 2 गुने से अधिक कर दी गई है। इस बार कुल 374 कांवड़ कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कांवड़ यात्रियों को हर जरूरी सुविधा दी जा सके। कांवड़ियों के दिल्ली में पहुंचने पर वहां किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। सावन के पाक महीने को लेकर के कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। हरिद्वार से कलश में जल भर करके तमाम श्रद्धालु जो हैं वो अपने अपने शहर, अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं। इस समय हम दिल्ली के पड़पड़गंज के इलाके के पास मौजूद है, जहां पर ये शिविर, यहाँ ऐसे कई शिविर आपको दिल्ली के हर जगह, हर रास्ते पे दिखेंगे जब ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। और ये देखिए तमाम जो भोले भक्त हैं ये यहाँ पर आए हुए। इन्हीं से जानते हैं किस तरह की व्यवस्था इनको दी गई है, कैसी व्यवस्था भोले मिल रही है। बढ़िया व्यवस्था मिल रही है, बड़े मजे आ रहे पूरे। कांवड़ के देख रेख वगैरह, खाने पीने की और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें बड़ा मतलब वो अच्छा मिल रहा है। इस शिविर में रुकते हमें 27-28 साल हो गए हमें भी। मतलब यहाँ पे देख रेख अच्छी है, मेडिकल सुविधा भी है। रोड के साइड में हम उन्होंने कच्ची एक पकड़डंडी भी बनाई है, जैसे भाई कावड़े को दिक्कत ना हो कि ट्रैफिक में कोई। मैं गंगोत्री से आया हूँ और बीकानेर जाऊँगा रेवाड़ी। बाबा की दया से बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर को सफर निकाल रहे हो। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। कावड़ को लेकर के श्रद्धालु हैं, ये अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। कोई बीकानेर, कोई राजस्थान, कोई अलवर, ये तो दूर दूर से आए हैं और दूर दूर तक इस शिविर में रुकते रुकते ये आगे जाएंगे। और जैसा इनका मानना है कि इस बार की जो शिविर व्यवस्था है वो पहले से बहुत बेहतर है। और यहाँ पर जो आपको खास व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर MCD के द्वारा फॉगिंग भी कराई जा रही है, स्प्रे भी कराया जा रहा है, यानी मच्छरों से भी इनको कोई दिक्कत ना हो। तमाम चीज़ें जो हैं वो इनको उपलब्ध कराई है। मेडिकल टीम यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ रखी गई है जो इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी। और एक इनके द्वारा एम्बुलेंस जो है, कैट की वैन भी यहाँ रखी जाएगी। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो उनको हॉस्पिटल भी भेजा जाए। तो दिल्ली भी इस समय चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन भी पूरा समर्थन कर रहा है, पुलिस का भी इनको पूरा साथ मिल रहा है। और इसी तरह ये भोले की जो कांवड़ है अपने आगे की तरफ बढ़ रही है। अपने ये श्रद्धालु जो हैं आगे की तरफ जा रहे हैं और इस कांवड़ का जो है आनंद ले रहे हैं। कैमरा मॉन्टी के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। और इधर मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार इको कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग हादसे में घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि घायलों को पास के ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
पुलिस के मुताबिक कार सवार लोग दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे थे, तभी थाना बलदेव क्षेत्र में हादसा हो गया। इसी तरह से एक और हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां एक बस पलटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आगरा और मथुरा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बीती रात यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना उसमें एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, वो आगे चल रहे हैवी व्हीकल में जाकर टकरा गई, जिसमें कि मौके पर ही इको सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी घटना लगभग रात्रि 4 बजे की है। 131 माइलस्टोन पर एक निजी बस जो कि दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही थी, ये पलट गई। इसमें कुल 8 लोग जो कि घायल थे, उनको यहाँ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। इसके अतिरिक्त 9 अन्य लोग जो घायल थे, उनको एसएन मेडिकल आगरा में भर्ती कराया गया। इजराइल और सीरिया के बीच जारी संघर्ष खत्म हो गया है। ये बड़ी कूटनीतिक सफलता अमेरिका की सक्रिय मध्यस्थता और तुर्की, जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों के समर्थन से संभव हो पाई है। अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने एक्स पर इससे जुड़ी जानकारी दी कि दोनों देश अब युद्ध रोकने पर सहमत हो चुके हैं। बीते सप्ताह दक्षिणी सीरिया के स्वादा प्रांत में स्थानीय लड़ाके, सरकारी सुरक्षा बल और बेडुइन जनजातियों के बीच हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए। इस बीच इजराइल ने स्वादा प्रांत में सीरिया की सेना की सीमित पहुंच को मंजूरी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेप्स्टीन की रिपोर्ट को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मुकदमा दायर किया है। रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए $10 अरब के मानहानि के मुकदमे की भी मांग की है। प्रशासन ने जूरी की ट्रांसक्रिप्ट को सार्वजनिक करने के लिए याचिका दायर की है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम उस एक पत्र में आया है जो 2003 में बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के जन्मदिन पर लिखा गया और उस पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित खबर में इसका दावा किया गया। हालांकि ट्रंप ने ऐसी किसी भी बात का खंडन किया है। ट्रंप के वकील द्वारा दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि अखबार को पता था कि आर्टिकल झूठा है और उन्होंने सच्चाई की परवाह किए बगैर ट्रंप के प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर ये कदम उठाया। अल सल्वाडोर ने अमेरिका वेनेजुएला कैदी अदला बदली समझौते के तहत कुख्यात जेल से सैकड़ों अमेरिकी निर्वासितों को रिहा कर दिया है। वेनेजुएला ने बदले में 10 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया, जिन्हें उसने हिरासत में लिया था, जिनमें से कुछ को ट्रंप प्रशासन ने अल सल्वाडोर भेज दिया था। ये समझौता वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए एक कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर नवदीप सैनी के मुताबिक इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम बेहद संतुलित है। यही नहीं, नवदीप के अनुसार भले ही मैनचेस्टर में भारत का टेस्ट इतिहास अच्छा ना रहा हो, लेकिन बावजूद इसके चौथे टेस्ट में टीम इंडिया पलटवार करने का पूरा मादा रखती है। यही नहीं, नवदीप ने 2 अगस्त से शुरू होने वाले दिल्ली प्रीमियर लीग को लेकर भी अपनी तैयारियों को सामने रखा। नवदीप सैनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। दिल्ली प्रीमियर लीग सीज़न 2 की शुरुआत होने वाली है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है ईस्ट दिल्ली राइडर्स के प्लेयर नवदीप सैनी। नवदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बात करें दिल्ली प्रीमियर लीग की, सीज़न 2 है और जिस टीम से आप जुड़े हैं वो इनॉग्रल चैंपियनशिप उन्होंने जीता था, तो किस तरह से देखते हैं इस बार, क्या चांसेस लगते हैं, क्योंकि टाइटल को रिटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए? बाकी टीमों के लिए क्या पता थोड़ा सा मुश्किल हो, पर इस टीम के लिए मैं बोल सकता हूं क्योंकि लास्ट ईयर ये टीम चैंपियन रही है, तो इस टीम के जितने प्लेयर अभी हैं टीम में, जो लास्ट ईयर भी थे सेम टीम में, और जो स्टाफ है उनको पता है कि हमें किस तरह से लास्ट ईयर चैंपियन बने थे और इस साल भी उनको पता है कि हमें और किस तरह से बेटर होके चैंपियन ट्रॉफी दोबारा फिर रिटेन कर सकते हैं हम। जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए किस तरह का मंच मानते हैं आप दिल्ली प्रीमियर लीग को? बात करिए अगर डीपीएल की, दिल्ली प्रीमियर लीग की, ये काफ़ी बड़ा मंच है क्योंकि अभी लास्ट ईयर जब डीपीएल हुई थी तो उसके बाद से जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है डीपीएल में, तो उसके बाद देखिए कितने लड़के आईपीएल में पिक हुए। इस वजह से इस साल भी जब होगी तो सबको पता है कि यार हमें अगर इसमें परफॉर्मेंस देते हैं तो आने वाला जो आईपीएल होगा उसकी ऑक्शन होगी, उसके लिए हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब तक ये डीपीएल नहीं था तब तक सब सारे जो बेहतरीन लड़के हैं वो ऐसे नज़र में नहीं आते थे
और जैसे डीपीएल होती है सारे जने देखते हैं, पूरा इंडिया देखता है कि कौन से बेस्ट लड़के हैं, तो उनको चांस मिल सकता है कि आईपीएल में। तो मेरा मानना तो यह है कि इससे बेस्ट कोई भी स्टेज नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, इससे बेस्ट कोई स्टेज नहीं होती। बात करें भारतीय क्रिकेट की, जब आपने भारत को जो तीनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, ओडीआई टेस्ट में रिप्रेजेंट किया है और शानदार प्रदर्शन भी दिया है, लेकिन अभी बात करें जिस तरह से सीरीज चल रही है इंग्लैंड में, इंग्लैंड आगे हो गया, लॉर्ड्स से जीत रहा है, तो क्या लगता है आगे के चांसेस, क्या इंडिया इस सीरीज़ में अभी भी वापस आ सकती है? और जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है, यंग, जिस तरह से कहते हैं कि यंग प्लेयर सारे खेल रहे हैं, तो उस तरह जिन्होंने पिछले 2-3 मैच में परफॉर्मेंस दी है, बैट्समैन की बात करें या बॉलिंग की, तो सबने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो आने वाले अगले मैचेस मेरे को ऐसा लगता है कि हम ये सीरीज़ जीतेंगे। बाकी स्टेट में भी होती है, पर हमारी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारे जो दिल्ली के लड़के हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इतने सालों से हम देखते आए हैं इंडिया को। अगर इंडिया की टीम में हर टाइम जो भी सीरीज़ चल रही होती है उसमें 3 से 4 प्लेयर हमेशा दिल्ली के रहते ही रहते हैं, इसलिए हमारी टीम, हमारी जो दिल्ली प्रीमियर लीग है ये डिफरेंट है। जी बिल्कुल, दिल्ली प्रीमियर लीग का आगाज़ होगा 2 अगस्त से, और बिल्कुल जिस तरह से नवदीप ने कहा कि जिस एक ये युवा खिलाड़ियों के लिए शानदार मंच है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और कहीं ना कहीं यहाँ से वो अपने आप को तलाश कर आईपीएल में और देश की टीम के लिए भी खेल सकते हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल और हर्षिता मोर ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। अंतिम ने 53 किलो भार वर्ग के फाइनल में रूस की नतालिया मालिशेवा को 7-4 से मात दी। अंतिम का ये लगातार दूसरा रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक है। वहीं भारत की 19 वर्षीय पहलवान हर्षिता मोर ने भी 72 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जूनियर एशियन चैंपियन हर्षिता ने 4 बार की विश्व चैंपियनशिप मेडलिस्ट जमीला को 10-0 से शिकस्त दी। वहीं मौजूदा विश्व कैडेट चैंपियन नेहा सांगवान को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रजत पदक मिला। वहीं नीलम ने 50 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।